इमेजिन कीजिए कि आप देख और सुन नहीं सकते। आपकी आंखों के सामने घना अंधेरा और चारों ओर गहरा सन्नाटा फैला रहता है। क्या आपको लगता है कि आप एक ऐसी ज़िंदगी जी सकते हैं? क्या आपको लगता है आप एक सुबह उठकर अपनी ज़िंदगी के साथ कुछ मीनिंगफुल कर पाते? यह कमाल हेलन केलर ने किया था। वो अपनी डिसेबिलिटी को हराकर दुनिया के लिए एक इंस्पिरेशन बनी। इस समरी में आप सीखेंगे कि आप उनकी तरह कैसे बन सकते हैं। आप सीखेंगे कि ज़िंदगी में आने वाले चैलेंज का सामना कैसे करना है और आपके पास जो है उसका अच्छे से अच्छा इस्तेमाल कैसे करना है। सो हेलो दोस्तों, मैं हूं आशुतोष और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आशु इन्फोटेनर में। तो दोस्तों, ये समरी किस किस को पढ़नी चाहिए? ये समरी उन सभी लोगों को पढ़नी चाहिए जो फिजिकल या डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी वाले बच्चे और उनके पेरेंट्स को, ऐसे टीचर्स को जो स्पेशल स्टूडेंट्स के साथ डील करते हैं, जो भी हेलन केलर की कहानी से इंस्पायर होना चाहता है। तो दोस्तों, ऑथर के बारे में बताऊं तो हेलन केलर एक जानी मानी ऑथर, स्पीकर और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थी। वह देख और सुन नहीं सकती थी, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने एक मीनिंगफुल ज़िंदगी जी। उन्होंने 14 बुक्स लिखी और उनकी ऑटोबायोग्राफी पर भी एक मूवी भी नहीं बनी। उनकी सबसे ज़्यादा फेमस बुक्स द स्टोरी ऑफ माई लाइफ, ऑप्टिमिज्म और द वर्ल्ड आई लिव्ड इन शामिल है। उनकी ज़िंदगी की कहानी को दुनिया भर में आज भी एक इंस्पिरेशन के रूप में पढ़ा जाता है। दोस्तों, हेलन केलर केवल 19 महीने की थी जब वो अंधी और बहरी हो गई थी। उसके कुछ समय बाद ही उन्होंने अपने बोलने की ताकत भी खो दी थी। जब वह अंधेरी और खामोशी की दुनिया में खो चुकी थी, तब मिस सेल्वन ने उनकी ज़िंदगी बदल दी और उसे रोशनी और आवाज़ों से भर दिया। मिस सेल्वन कौन थी? उन्होंने हेलन को एजुकेट करने के लिए सिखाने के कौन से तरीके का इस्तेमाल किया था? हेलन लोगों से कम्युनिकेट यानी बातचीत कैसे करती थी? उनके गोल्स क्या थे? हेलन ने लिटरेचर, म्यूजिक और आर्ट्स को एंजॉय करना कैसे सीखा? इस समरी में आप सीखेंगे कि कैसे ऑप्टिमिज्म यानी उम्मीद या आशावादी होना और डिटर्मिनेशन यानी पक्का इरादा जिंदगी की किसी भी रुकावट को पार कर सकते हैं। आप सीखने के लिए खुद को एजुकेट करने की इम्पोर्टेंस के बारे में जानेंगे। आप सीखेंगे कि नॉलेज कितनी पावरफुल होती है और ये दुनिया के बारे में आपकी समझ को इम्प्रूव कर सकती है। इस समरी में आप यह भी सीखेंगे कि कैसे समझदार और दयालु इंसान का साथ आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप करता है और आपको ग्रो करने में मदद करता है। द स्टोरी ऑफ माई लाइफ हेलन केलर की ऑटोबायोग्राफी है जो उन्होंने 1903 में लिखी थी। उन्होंने अपनी बुक अलेक्जेंडर ग्राहम बेल को समर्पित की थी, जो हेलन के मेंटर थे और बहरे लोगों के सपोर्टर भी। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं इसका चैप्टर 1 और 2। दोस्तों, हेलन केलर बहरी और अंधी थी। इस बुक में उन्होंने अपने ज़िंदगी के सफ़र के बारे में बताया है और इसका भी जिक्र किया है कि उन्होंने अपनी डिसेबिलिटी या कमी का सामना किया। दोस्तों, हेलन केलर का जन्म 27 जून 1819 में एस्कम्बिया के अलाबामा में हुआ था। उनके पिता आर्थर एच केलर ने कॉन्फेडरेट आर्मी में कैप्टन के रूप में काम किया था। उनके पूर्वज स्विस से यहाँ बसने आए थे। हेलन की माँ केट एडम्स आर्थर केलर की दूसरी पत्नी थी। केट के पूर्वज भी सिविल वॉर में लड़े थे। हेलन ने अपना शुरुआती बचपन 2 बेडरूम वाले एक छोटे से घर में बिताया था। वहाँ हेलन को पंछियों को देखना बहुत पसंद था। वहाँ एक बड़ी बिल्डिंग भी थी और हेलन को उसके बगीचे में जाना अच्छा लगता था। दोस्तों, हेलन जब पैदा हुई थी तब वह देख और सुन सकती थी। वह एक इंटेलिजेंट बच्ची थी। दूसरे बच्चों के मुकाबले उन्होंने कम उम्र में ही बोलना सीख लिया था। वह आप कैसे हैं, चाय और पानी जैसे शब्द बोल सकती थी। जब वह 1 साल की थी तब वो पत्तों की परछाई देखकर अट्रैक्ट हो गई और तब वो पहली बार चली थी। दोस्तों, हेलन जब 19 महीने की हुई थी तो उन्हें बहुत तेज बुखार हुआ। डॉक्टर इस बीमारी को समझ नहीं पा रहे थे और इसे पेट और ब्रेन के ब्लॉकेज के रूप में बता रहे थे। उन्होंने यह भी दावा किया कि हेलन शायद ज़्यादा नहीं जी पाएंगी। लेकिन एक दिन हेलन का बुखार उतरा तो उनकी फैमिली ने सेलिब्रेट किया। लेकिन दुख की बात यह थी कि उसके बाद हेलन ने अपनी देखने और सुनने की ताकत खो दी थी। शुरुआत में उन्हें रोशनी हल्की हल्की याद थी, लेकिन जल्दी ही उन्हें अंधेरे और खामोशी की आदत पड़ गई। हेलन अपना ज़्यादातर समय अपनी माँ की गोद में या उनका स्कर्ट पकड़े हुए बिताती थी। वह अपने घर में कुछ चीज़ों को छूकर पहचान सकती थी। वो कुछ एक्शन के मोमेंट को छूकर समझ लेती थी। हेलन कुछ आम इशारों के जरिए बात करती थी, जैसे हाँ बोलने के लिए सिर ऊपर नीचे करती और ना बोलने के लिए सिर लेफ्ट राइट हिलाती। दोस्तों, वो किसी को बुलाने के लिए उन्हें खींचती थी अपनी ओर और जाने के लिए जब कहना होता था तो उसे वो धक्का दे देती थी, मतलब धकेल देती थी। जब हेलन को ब्रेड खाना होता था तो वह अपनी एक हथेली को दूसरी हथेली पर के साथ बटर फैलाने का इशारा करती थी। जब हेलन 5 साल की थी तब उन्होंने घर के आम कामकाज सीख लिए थे। वह अपने कपड़े समेट लेती थी, अपने कपड़ों को पहचान भी लेती थी। हेलन को एहसास हो जाता था कि घर में क्या चल रहा है। एक दिन उन्हें एहसास हुआ कि घर में कुछ मेहमान आए हैं। वह अपने रूम में भागकर गई और एक सुंदर सी ड्रेस पहन ली। वह आईने के सामने खड़ी हो गई और दूसरों की तरह चेहरे पर पाउडर लगाने लगी।
हेलन समझती थी कि दूसरे लोग उनसे अलग हैं और वह अपने मुंह से कम्युनिकेट करते हैं। उन्होंने अपने आसपास के लोगों के होठों को छुआ और उन्हें इस चीज़ से बड़ा आश्चर्यचकित किया। उन्होंने अपने होठ हिलाने की कोशिश की, लेकिन दूसरे उनकी बात समझ नहीं पाए। इससे हेलन दुखी हो गई और चिल्लाने और हाथ पैर मारने लगी। दोस्तों, हेलन जब छोटी थी तो बहुत शरारत करती थी और किसी भी काम के नतीजे के बारे में नहीं सोचती थी। उनकी दोस्ती मार्था वाशिंगटन के साथ थी, जो उस फैमिली के कुक की बेटी थी और हेलन के इशारों या साइन को समझ लेती थी। वो दोनों किचन में आइसक्रीम बनाने में मदद करते थे और मुर्गियों को चारा खिलाते थे। वो दोनों बदमाशी भी करते थे, जैसे एक दिन उन्हें किचन से एक केक चुराया और बड़े मजे से चटकारे लेकर खाया। हेलन को भी किसी भी सिचुएशन को खुद कंट्रोल करना पसंद था। जब वो पक्षियों के अंडे खोजती थी तो वह मार्था को उन्हें पकड़ने नहीं देती थी। वह कहती थी कि उन्हें डर है कि मार्था लड़खड़ाकर गिर जाएगी। जब हेलन 5 साल की थी तो वह अपने पेरेंट्स और 2 सौतेले भाइयों के साथ एक बड़े घर में चली गई। हेलन के पिता न्यूज़पेपर एडिटर के रूप में काम करते थे। हेलन उनके घर में बने ऑफिस में समय बिताती थी, लेकिन वह उनके काम को समझती नहीं थी। जब हेलन भाषा को समझने लगी तो उनके पिता उन्हें कहानियां सुनाने लगे। उनके दोनों ही पेरेंट्स दयालु और सपोर्टिव थे। हेलन की सबसे छोटी बहन मिल्ड्रेड तब पैदा हुई थी जब हेलन कुछ साल की हो गई थी। हेलन उस छोटी सी बच्ची को मिलने वाले अटेंशन से जलन महसूस कर रही थी, लेकिन जब वह बड़ी हुई तो वह मिल्ड्रेड के करीब आ गई। तो दोस्तों, आइए चलते हैं इसके चैप्टर नंबर 3, 4, 5 और 6 की तरफ। दोस्तों, जैसे जैसे हेलन बड़ी होने लगी, उनमें खुद को ज़्यादा एक्सप्रेस करने की इच्छा भी बढ़ने लगी थी, लेकिन उनके इशारे या साइन लिमिटेड थे, जिस वजह से वह अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पा रही थी और इस कारण उनका गुस्सा बढ़ता गया और वह लगभग रोज ही हंगामा करने लगी। उनके आसपास ऐसा कोई स्कूल नहीं था जो अंधे या बहरों को पढ़ाता हो। उनके पेरेंट्स इस बात से परेशान थे कि वो कभी भी हेलन को कुछ नहीं सिखा पाएंगे। जब हेलन 6 साल की थी तब उनके पेरेंट्स उन्हें बाल्टीमोर में एक आंख के क्लिनिक में ले गए। वहाँ के डॉक्टर ने उस परिवार को डॉक्टर अलेक्जेंडर ग्राहम बेल से बात करने के लिए कहा, जो उन्हें स्पेशल स्कूल के बारे में जानकारी दे सकते थे। ग्राहम बेल फ्रेंडली किस्म के शख्स थे। उन्होंने उन्हें पर्किंस इंस्टीट्यूशन फॉर द ब्लाइंड के डायरेक्टर मिस्टर एनागनस को लेटर लिखने के लिए कहा। उन्होंने मिस्टर एनागनस से रिक्वेस्ट की कि वह हेलन को घर में ही पढ़ाने के लिए एक टीचर का इंतजाम कर दें। 1 हफ्ते बाद मिस्टर एनागनस ने एक अच्छी खबर के साथ जवाब भेजा। उन्हें एक टीचर मिल गई थी और वह हेलन की क्लास जल्द ही शुरू करने वाली थी। मार्च में टीचर मिस एनी सिल्वन आखिरकार हेलन के घर आ गई। इसके बाद हेलन की ज़िंदगी पूरी तरह से बदल गई। जिस दिन मिस सिल्वन पहुंची, उस दिन हेलन के घर में बहुत कुछ चल रहा था। हेलन 7 साल की थी। उन्हें नहीं पता था कि क्या हो रहा है, लेकिन उन्हें यह पता था कि कुछ एक्साइटिंग हो रहा है। सालों बाद हेलन ने इस दिन को अपनी ज़िंदगी का सबसे खास दिन के तौर पर बताया था। जब मिस सलीवन आई थी तो उन्होंने हेलन को चीनी मिट्टी की एक गुड़िया दी। हेलन को बाद में पता चला कि वह गिफ्ट पर्किंस इंस्टीट्यूशन के बच्चों की ओर से थी। हेलन के उस गुड़िया से कुछ समय खेलने के बाद मिस सिल्वन ने उनकी हथेली में साइन लैंग्वेज से डॉल शब्द लिखा। हेलन ये नहीं जानती थी कि हर चीज़ का एक नाम होता है। उन्हें लगा यह कोई गेम है, तो उन्होंने अपने हाथ से उस साइन को दोहराया। कई दिनों तक मिस सिल्वन उनकी हथेली में दूसरे शब्द लिखती रहीं, लेकिन हेलन में प्रोग्रेस धीरे धीरे हो रही थी, क्योंकि उन्हें अभी भी लैंग्वेज के कॉन्सेप्ट के बारे में पता नहीं था। मिस सिल्वन ने हेलन को 2 गुड़िया दी, फिर से डॉल शब्द लिखा। वो बताना चाहती थी कि यह शब्द उन दोनों सामान के लिए था जो उन्होंने हेलन को दिया था, लेकिन तब तक हेलन नाराज हो चुकी थी और उन्होंने गुड़िया को जमीन पर पटक कर तोड़ दिया था। उन्हें अपने व्यवहार के लिए बुरा महसूस नहीं हुआ। मिस सिल्वन फिर हेलन को कुएं के पास लेकर गई और उनके हाथ को बहते पानी में डाला और फिर वाटर शब्द लिखा। तब हेलन समझने लगी कि हर चीज़ का एक अलग अलग नाम होता है। हेलन को यह नई चीज़ जानकर बहुत खुशी हुई। अब उन्होंने दुनिया को नई तरह से देखना शुरू कर दिया था। हेलन में नए नए शब्द सीखने की इच्छा जागने लगी। उन्होंने उन टूटी हुई गुड़िया को ठीक करने की कोशिश की, क्योंकि वह मिस सलीवन की कोशिश को कुछ कुछ समझने लगी थी। उस दिन पहली बार हेलन को बुरा महसूस हुआ। उन्होंने फादर, मदर, सिस्टर और टीचर जैसे शब्दों की स्पेलिंग लिखना भी सीखा। मिस सलीवन हेलन से साइन लैंग्वेज में वैसे ही बात करती थी जैसे वह दूसरों से बोलकर बात करती, इसलिए हेलन ने शब्दों को सेंटेंस के रूप में जोड़ना सीखा। अगर हेलन को अपनी बात बताने के लिए शब्द पता नहीं होते थे तो उनकी टीचर उन्हें सेंटेंस सजेस्ट करती थी। किसी भी बातचीत में बोलने का टोन और चेहरे के हाव भाव भी शामिल होते हैं, लेकिन क्योंकि हेलन इनमें से कुछ भी देख या सुन नहीं सकती थी तो उन्हें बातचीत की स्किल को मास्टर करने में कई साल लग गए।
तो दोस्तों आइए कहानी को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं चैप्टर नंबर 7, 8, 9, 10 और 11, 12 की ओर। तो दोस्तों हेलन की शब्दों की वोकैबुलरी अब बढ़ने लगी थी और अब उन्हें आसानी से स्पेल कर सकती थी। हेलन के एजुकेशन में अगला इम्पोर्टेंट स्टेज पढ़ना सीखना था। मिस सलीवन ने हेलन को कार्डबोर्ड के टुकड़े दिए जिसमें उभरे हुए शब्द छपे हुए थे। हेलन ने कार्डबोर्ड के टुकड़ों को एक सेंटेंस बनाने के लिए अरेंज किया। हेलन को अपने आइडियाज़ को सेंटेंस में बताना पसंद था। जैसे उन्होंने अपनी गुड़िया को बिस्तर पर रखा और उसके बगल में उन्होंने कार्डबोर्ड के टुकड़ों को डॉल इज़ ऑन बेड में रूप में अरेंज किया। हेलन को यह एक्टिविटी करते हुए बहुत एक्साइटमेंट फील हो रही थी। वह मिस सलीवन के साथ यह खेल घंटों तक खेलती थी। जल्दी ही हेलन की पढ़ने की स्किल इम्प्रूव होने लगी। मिस सलीवन ने हेलन की मस्ती भरे तरीके से पढ़ना लिखना सिखाया था। इसमें कोई फिक्स सिलेबस या जल्दबाजी नहीं थी। मिस सलीवन ने हेलन को कॉन्सेप्ट समझाने के लिए पोएम और कहानियों का इस्तेमाल किया। वह अक्सर हेलन को खुले मैदान में ले जाती थी जहां हेलन पेड़ पर चढ़ती और फूलों को छूती थी। मिस सलीवन हेलन को ज्योग्राफी और हिस्ट्री सिखाने के लिए दुनिया का डिस्क्रिप्शन बताती थी। हेलन डिस्क्रिप्शन के हिसाब से छोटे पत्थरों और आइसलैंड और ज़मीन बनाया करती थी। उन्होंने पहाड़ों, घाटियों और नदियों के रास्तों का मैप बनाने के लिए क्ले यानी मिट्टी का इस्तेमाल किया। उसके बाद दोस्तों मिस सलीवन ने हेलन को नेचर को ऑब्जर्व करने देकर बायोलॉजी सिखाई। हेलन ने कांच के कटोरे में टैडपोल यानी मेंढक के बच्चे पाले। वो अपने हाथ कटोरे में डालती और टैडपोल को उनकी उंगलियों के बीच से आते जाते महसूस करती। जब टैडपोल बड़े हुए तो हेलन ने उन्हें तालाब में छोड़ दिया। उन्होंने लिली का पौधा लगाया। वो उसका बहुत ध्यान रखती और उसके हर फूल की पंखुड़ियों और पत्तियों को छूकर महसूस करती। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि पेड़ कैसे बढ़ते हैं और फूल खिलाते हैं। मिस सलीवन ने हेलन की मोतियों और पाइप से नंबर को जोड़ना और घटाना सिखाया, लेकिन हेलन को मैथ्स पसंद नहीं आया। उन्होंने धीरे धीरे समझा कि दुनिया कैसे काम करती है। हेलन लोगों से कनेक्शन महसूस करने लगी थी। मिस सलीवन के साथ पहला क्रिसमस हेलन के लिए काफ़ी बेहद खास और सबसे खुशी का दिन था। उन्होंने क्रिसमस के कई दिन पहले से ही सभी के लिए सरप्राइज गिफ्ट तैयार कर लिए थे। हेलन के दोस्तों ने उन्हें गिफ्ट के बारे में हिंट देकर उनकी एक्साइटमेंट को बढ़ा दिया था। उन्होंने उनके हाथ में अधूरे सेंटेंस लिखकर इस सस्पेंस को बनाए रखा। इस खेल के जरिए हेलन ने भाषा के और भी ज़्यादा इस्तेमाल को समझा। टस्कम्बिया स्कूल के बच्चों ने हेलन और मिस सलीवन को उनके साथ क्रिसमस की शाम बिताने के लिए इनवाइट किया। हेलन खुशी के मारे क्रिसमस ट्री के चारों ओर नाच रही थी। स्कूल के बच्चों ने हेलन से कहा कि वो अपने हाथों से सभी को गिफ्ट दे। उस रात हेलन सेंटा क्लॉज के आने का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही थी। क्रिसमस के दिन हेलन ने घर में छुपे गिफ्ट्स को खोजने के लिए गेम ट्रेजर हंट को बहुत एंजॉय किया। उन्हें इतने सारे गिफ्ट पाकर बहुत खुशी हो रही थी, लेकिन उन्हें टीचर का दिया हुआ गिफ्ट सबसे बेहद ज़्यादा पसंद आया। वह गिफ्ट एक छोटी चिड़िया थी। हेलन ने उसका नाम लिटिल टीम रखा। हेलन अपनी माँ और मिस सेल्विन के साथ वॉन्स्टन गई, जहां उन्होंने पर्किंस इंस्टीट्यूट के बच्चों के साथ समय बिताया और नए दोस्त बनाए। उसके बाद हेलन मिस सेल्विन के साथ छुट्टियां मनाने कैप कोड गई, जहां वह समुद्र के किनारे पानी में तैरी। एक बार लहरों ने उन्हें गिरा दिया था, जिससे वह डर गई थी। हेलन को लहरों के पास पत्थर पर बैठना और अपने चेहरे में पानी के छींटे पड़ना बहुत अच्छा लग रहा था। तो दोस्तों आइए कहानी को और आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं चैप्टर नंबर 13, 14 और 15 की ओर। दोस्तों ऑटम यानी पतझड़ के मौसम में हेलन मिस सेल्वन के साथ अलाबामा गई, जहां वो जंगल में घूमी और अपने पास से ट्रेन गुजरने के एहसास को महसूस किया। ये सब उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था। सर्दियों के मौसम में हेलन न्यू इंग्लैंड के एक गांव गई और पहली बार बर्फ के साथ खेली। हेलन ने अब तक ब्रेल के जरिए पढ़ना और साइन लैंग्वेज के जरिए कम्युनिकेट करना सीख लिया था, लेकिन हेलन अपने मुंह से ऐसी आवाज़ निकालना चाहती थी जिसे सुना जा सके। उन्होंने अपना एक हाथ अपने गले पर और दूसरा हाथ होठों पर रखा ताकि वह उन इंसानों की नकल कर सके जो बोल सकते हैं। उन्होंने बोलना सीखने के लिए पियानो की और एक सिंगर के गले के वाइब्रेशन को भी महसूस किया। हेलन हंसते हुए या रोते हुए नेचुरली आवाज़ करती थी। इससे पता चलता था कि उनके वोकल कॉर्ड्स काम कर रहे थे। उनके दोस्तों ने उनके इस आइडियाज़ को ज़्यादा महत्व नहीं दिया क्योंकि उन्हें चिंता थी कि वह निराश हो जाएंगी। 1890 में हेलन एक अंधी और बहरी लड़की के बारे में जाना जिसने अपनी आवाज़ में बोलना सीख लिया था। हेलन की उम्मीदें फिर से जागने लगी। तब मिस सेल्विन हेलन को बॉस्टन के होरेस मैन स्कूल लेकर गई। वहाँ की प्रिंसिपल मिस सारा फुलर ने हेलन को खुद सिखाने का ऑफर दिया। उन्होंने हेलन को अपने होठों पर हाथ रखने
और बोलते समय उनके होठों कैसे हिलाते हैं यह महसूस करने के लिए कहा। हेलन ने मिस फुलर के मूवमेंट को कॉपी किया और 1 घंटे के अंदर MPAST और I इन 6 लेटर्स को प्रोनाउंस यानी बोल पा रही थी। सिर्फ 11 लेसन्स के बाद हेलन ने अपना पहला सेंटेंस कहा, यह गर्म है। हेलन इस बात से खुश थी कि वह बिना इंटरप्रेटर के बात करने की ताकत हासिल कर पा रही थी। उन्होंने अपने खिलौने, पेड़ पौधे और जानवरों से भी बात की, लेकिन हेलन जानती थी कि सिर्फ मिस सल्विन और मिस फुलर ही उन्हें समझते हैं, क्योंकि उन्होंने बोलने का सबसे बेसिक एलिमेंट ही सीखा था। हेलन अपने परिवार को अपने बोलने की स्किल दिखाना चाहती थी, इसलिए उन्होंने अपने शब्दों के प्रोनाउंसिएशन को इम्प्रूव करने के लिए हर रोज प्रैक्टिस की। उनकी टीचर अक्सर हेलन को करेक्ट करती थी। कई बार हेलन को निराशा महसूस होती थी, लेकिन अपनी बहन से बात करने के ख्याल से उन्होंने प्रैक्टिस करना कंटिन्यू रखा। जैसे जैसे हेलन इम्प्रूव करने लगी, वह साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल बंद करना चाहती थी और सिर्फ बोलने का इस्तेमाल करना चाहती थी। लेकिन मिस सल्विन और उनके कुछ दोस्तों ने हेलन से बात करने के लिए साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल करना जारी रखा, क्योंकि यह लिप रीडिंग को ज़्यादा तेज रखता है। हेलन आखिरकार टस्कम्बिया वापस आ गई और अपने परिवार से ट्रेन स्टेशन पर मिली। उन्होंने पहली बार अपने परिवार से अपनी आवाज़ में बात की। उनकी माँ खुशी से कांपने लगी और उन्हें गले से लगा लिया। उनकी बहन ने उनके हाथों को चूम लिया, जबकि उनके पिता इतने चकित थे कि वो बिल्कुल चुपचाप खड़े होकर उन्हें देखते ही रह गए। जब हेलन 10 साल की थी, तब वह अपनी पढ़ने, लिखने और बोलने की स्किल्स में कॉन्फिडेंट हो चुकी थी। उन्होंने द फ्रोस्ट किंग नाम की एक छोटी कहानी लिखी। उसे परकिंस इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर मिस्टर एनाग्नोस को गिफ्ट के रूप में दी। मिस्टर एनाग्नोस उनके इस अचीवमेंट पर बहुत ही गर्व महसूस कर रहे थे। उन्होंने हेलन की कहानी को स्कूल मैगजीन में पब्लिश करवाया। जब हेलन बोस्टन वापस पहुंची तो उन्हें पता चला कि उनकी कहानी पहले से मौजूद कहानी से मिलती जुलती है। हेलन को एहसास हुआ कि उनकी टीचर ने उन्हें यह कहानी तब सुनाई होगी जब वह छोटी थी। यह कहानी उनके दिमाग में थी और उन्हें इसका पता भी नहीं था। मिस्टर एनाग्नोस इस जानकारी से थोड़े परेशान थे, लेकिन वह इनके बेकसूर होने पर भरोसा करते थे, इसलिए उनके साथ दयालु बने रहे। जल्दी ही एक टीचर ने हेलन के इस बारे में पूछा और हेलन ने जवाब दिया कि उन्होंने शायद पहले से मौजूद कहानी से कुछ हिस्से लिए हैं। उस टीचर ने इसे उनका कन्फेशन समझा और मिस्टर एनाग्नोस को बताया। इसके बाद हेलन ने टीचर और स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के ग्रुप से ने सवाल किया। उन्होंने उनसे मिस सलिवन के वहाँ न रहते हुए बात की। जल्दी ही एक टीचर ने हेलन से इसके बारे में पूछा और हेलन ने जवाब दिया कि उन्होंने शायद पहले से मौजूद कहानी के कुछ हिस्से लिए हैं। उस टीचर ने इसे उनका कन्फेशन समझा और मिस्टर एनाग्नोस को बता दिया। उसके बाद हेलन से टीचर और स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के ग्रुप ने सवाल किया। उन्होंने उनसे मिस सलिवन के वहाँ न रहते हुए बात की। इस घटना से हेलन डर गई और लंबे समय तक लिखने का कॉन्फिडेंस खो दिया। उन्हें डर था कि जब वह फिर से कुछ लिखेंगी तो उनके शब्द उनके नहीं होंगे, लेकिन हेलन ने हार नहीं मानी। उन्होंने ओरिजिनल शब्द लिखने की कोशिश करना जारी रखा। हेलन जब 12 साल की थी तो उन्होंने अपनी ज़िंदगी के बारे में लिखना शुरू किया। जब वह बड़ी हुई तो वह कई बुक्स की ऑथर बनी। मिस्टर एनाग्नोस ने बाद में एक पब्लिक स्टेटमेंट जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि वह हमेशा से जानते थे कि हेलन बेकसूर हैं। तो दोस्तों, चलिए कहानी में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और चलते हैं चैप्टर नंबर 16, 17 और 18 की ओर। हेलन ने अपने खाली समय में अलग अलग सब्जेक्ट के बारे में पढ़ना शुरू किया। उन्होंने कई देश की हिस्ट्री पढ़ी। हेलन ने फ्रेंच ग्रामर भी पढ़ा और शब्दों को सही तरीके से प्रोनाउंस करने की कोशिश की। उन्होंने अपनी स्पीच इंप्रूव करने के लिए अपने फेवरेट पोएट के बारे में पढ़कर मिस सलिवन को सुनाए। जल्दी ही हेलन ने एक लैटिन स्कॉलर से प्रॉपर लैटिन की क्लास लेनी शुरू कर दी। वह उन्हें मैथ्स में भी मदद करते थे। उन्होंने एक पोएम को एनालाइज करना और एक पोएट के स्टाइल को नोटिस करना सीखा। शुरुआत में उन्हें लैटिन और मैथ्स बोरिंग लगते थे, लेकिन जल्द ही उन्हें पसंद आने लगे। जब हेलन 14 साल की हुई तब वो ब्राइट ह्यूमनसन स्कूल फॉर द डीफ में पढ़ने के लिए न्यूयॉर्क चली गई। मिस सलिवन भी उनके साथ गईं। हेलन ने ज्योग्राफी, मैथ्स, फ्रेंच और जर्मन की पढ़ाई की। उन्होंने लिप रीडिंग और वोकल कल्चर की भी क्लास ली। हेलन को ज्योग्राफी पसंद थी और नेचर के बारे में जानना अच्छा लगता था। उन्हें जर्मन लेसन्स भी पसंद थे। उनके जर्मन टीचर उन्हें सिखाने के लिए मैनुअल अल्फ़ाबेट का इस्तेमाल करते थे और इसे फॉलो करना आसान था, लेकिन हेलन को फ्रेंच और मैथ्स मुश्किल लगते थे। हेलन के क्लासमेट्स और टीचर उनके साथ सपोर्टिव और फ्रेंडली थे। वह एक साथ वॉक पर छोटे कस्बों को देखने जाते थे। हेलन के न्यूयॉर्क में बिताए गए दिन उनकी ज़िंदगी के सबसे अच्छे दिनों में से थे। 1896 में हेलन कैम्ब्रिज स्कूल फॉर यंग लेडीज़ में गई। उनका मकसद था खुद को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के रैडक्लिफ कॉलेज के लिए तैयार करना और इसे स्टूडेंट्स के साथ पढ़ना जो देख और सुन पाते थे।
कैम्ब्रिज स्कूल के टीचर्स को अंधे और बहरे स्टूडेंट्स को पढ़ाने का एक्सपीरियंस नहीं था। उन्हें साइन लैंग्वेज नहीं आती थी, इसलिए मिस सलीवन टीचर्स के इंस्ट्रक्शंस को समझाती थी। जब मिस सलीवन वहाँ नहीं होती थी तब हेलन लिप रीडिंग के जरिए टीचर्स को समझती थी। स्कूल के पहले साल में हेलन ने जर्मन, लैटिन कंपोजिशन, इंग्लिश हिस्ट्री और इंग्लिश लिटरेचर पढ़ी। हेलन इन सभी सब्जेक्ट्स को पहले से थोड़ा बहुत जानती थी, तो उन्होंने ज़्यादा पढ़ाई का भार को संभाल लिया था। लेकिन उन्हें एक परेशानी का सामना करना पड़ा। मिस सलीवन हेलन की बुक्स को सभी शब्द के हेलन के हाथों पर नहीं लिख सकती थी। हेलन ने ब्रेल में लिखी हुई स्पेशल बुक्स ऑर्डर की थी, लेकिन उन्हें लंदन से फिलाडेल्फिया आने में समय लग गया। इसका नतीजा यह हुआ कि उन्हें लेसन को खुद ही ब्रेल में टाइप करना पड़ा ताकि वह उन्हें दूसरी लड़कियों के साथ पढ़ सके। जल्द ही टीचर्स उनकी आधी अधूरी स्पीच समझने लगे थे। वह क्लास के दौरान नोट्स भी कॉपी नहीं कर सकती थी, क्योंकि मिस सलीवन के लिए टीचर को बोलते हुए सभी शब्दों को स्पेल करना नामुमकिन था। इसलिए हेलन ने सभी नोट्स को घर पर ब्रेल में टाइप किया। हालांकि उन्होंने बहुत से चैलेंज का सामना किया, लेकिन स्कूल में हमेशा उनके साथ अच्छा व्यवहार किया जाता था। स्कूल के प्रिंसिपल और उनके जर्मन टीचर ने साइन लैंग्वेज के अल्फ़ाबेट सीखे ताकि वह हेलन को ज़्यादा अच्छे से समझा सके। हेलन ने स्कूल में अच्छा प्रोग्रेस किया। उनके कुछ दोस्तों ने साइन लैंग्वेज सीखी ताकि वह उनसे बिना मिस सलीवन की मौजूदगी के भी कम्युनिकेट कर सके। हेलन ने अपनी ज़िंदगी में पहली बार अपनी उम्र की नॉर्मल लड़कियों की कंपनी को एंजॉय किया। हेलन की माँ और बहन क्रिसमस के दौरान उनसे मिलने आई। मिल्ड्रेड भी कैम्ब्रिज गई और दोनों बहनों ने एक साथ यादगार समय बिताया। 1897 में हेलन ने रेडक्लिफ का एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया। अब कैम्ब्रिज के एडमिनिस्ट्रेशन ने हेलन को अलग से एक रूम दिया ताकि उनके टाइपराइटर की आवाज़ दूसरे स्टूडेंट्स को डिस्टर्ब ना करे। मिस्टर गिलमन, जो उस स्कूल के प्रिंसिपल थे, सभी एग्ज़ाम्स के दौरान उनके साथ बैठे। उन्होंने उनके सारे पेपर्स मैनुअल अल्फ़ाबेट के जरिए पढ़कर सुनाए। फिर हेलन उन्हें दोहराती ताकि वह ये पक्का कर सके कि उन्हें सही समझा है। फिर हेलन उनका जवाब टाइप करती और फिर मिस्टर गिलमन उसे दोहराते। इससे हेलन को अपनी गलतियां सुधारने में मदद मिलती। वह अपनी सभी सब्जेक्ट के टेस्ट में पास हुई और जर्मन और इंग्लिश में ऑनर्स अचीव किया। तो दोस्तों, आइए चलते हैं चैप्टर नंबर 19 और 20 की ओर। कैम्ब्रिज में हेलन के सेकेंड ईयर की शुरुआत हुई। प्रिंसिपल मिस्टर गिलमन ने हेलन को मैथ से जुड़े सब्जेक्ट्स लेने की सलाह दी, तो हेलन ने फिजिक्स, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, एस्ट्रोनॉमी, ग्रीक और लैटिन की पढ़ाई की। उन्होंने कामयाब होने की ठान ली थी, लेकिन उन्हें कई चैलेंज का सामना करना पड़ा। उनकी ब्रेल में लिखी बुक्स अभी तक पहुंची नहीं थी। क्लासरूम बड़े हो गए थे, इसलिए टीचर्स हेलन को स्पेशल इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते थे। इसलिए हेलन को मिस सलीवन की मदद की जरूरत पड़ती थी। हेलन के पास मैथ्स के सिंबल वाला स्पेशल ब्रेल टाइपराइटर भी नहीं था, इसलिए वह सवालों के स्टेप्स नहीं लिख सकती थी। हेलन आंखों से ज्योमेट्रिकल शेप्स नहीं देख सकती थी, इसलिए मिस सलीवन ने वायर यानी तार से उन शेप्स को बनाया। जल्दी ही हेलन की मुश्किलें कम हुई। उनके पास ब्रेल की बुक्स और स्पेशल टाइपराइटर आ गया। इससे उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा और उन्होंने अपनी पूरी कोशिश अपने स्किल्स को इम्प्रूव करने में लगा दी। उन्हें अलजेब्रा और ज्योमेट्री अभी भी बहुत चैलेंजिंग लगते थे। मिस्टर गिलमैन को चिंता थी कि हेलन बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हैं। उन्होंने सलाह दी कि हेलन की कॉलेज की तैयारी के लिए 2 की जगह 5 साल लेना चाहिए। हेलन इस आइडिया के खिलाफ थी, क्योंकि वह अपनी बाकी क्लास के साथ ग्रेजुएट होना चाहती थी। मिस सलीवन ने उनका साथ दिया। हेलन के फर्स्ट ईयर रिजल्ट के बाद मिस्टर गिलमन ने अपनी बात को जाने दिया, लेकिन दूसरे साल तक टास्क और ज़्यादा मुश्किल हो गए, तो मिस्टर गिलमन ने यह बात फिर से उठाई। एक दिन तबीयत खराब होने की वजह से हेलन स्कूल नहीं जा पाई। मिस्टर गिलमन ने तब यह कहा कि हेलन टूट रही हैं। मिस सलीवन उनसे सहमत नहीं थी। इस डिस्कशन का नतीजा यह हुआ कि हेलन की मां ने हेलन और मैड्रिड को स्कूल से निकाल लिया। कुछ समय बाद कैम्ब्रिज के टीचर मिस्टर कैथ को हेलन को पढ़ाने के लिए साइन किया गया। हेलन 2 महीने के लिए मिस सलीवन के साथ वरेंथम रहने गई। मिस्टर कैथ हेलन को अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ग्रीक और लैटिन पढ़ाने हफ्ते में 2 बार आते थे। मिस सलीवन हेलन को समझाने में मदद करती थी। हेलन और मिस सलीवन अब वस्टन लौट आए। मिस्टर कैथ ने हेलन को 8 महीने तक हफ्ते में 5 दिन पढ़ाया। उनके लेसन 1 घंटे चलते, लेकिन मिस्टर कैथ सब्र वाले इंसान थे और उन्होंने कभी भी हेलन पर प्रेशर नहीं डाला। अगर हेलन को कोई कन्फ्यूजन होता तो वे उसे दोबारा समझाते। मिस्टर कैथ उनका होमवर्क अपने साथ ले जाते और उसे पूरी तरीके से सही करके फिर अगले हफ्ते हेलन को उसे लौटा देते। हेलन को क्लासरूम लेसन से ज़्यादा प्राइवेट क्लासेस पसंद थी। मिस्टर कैथ ने मैथ्स के सवालों को छोटे प्रॉब्लम्स में बांटा और हेलन की लॉजिकली सोचने दिया।
जल्द ही हेलन अलजेब्रा और ज्योमेट्री में बेहतर हो गई थी, लेकिन दूसरे सब्जेक्ट्स के मुकाबले उन्हें यह ज़्यादा समय डिमांड करने वाला सब्जेक्ट लग रहा था। 1899 में हेलन ने रेडक्लिफ कॉलेज में अपना फाइनल एग्ज़ाम दिया। मैनेजमेंट ने मिस सलीवन को पेपर समझाने नहीं दिया। इसके बदले परकिंस इंस्टीट्यूट फॉर द ब्लाइंड के एम्प्लॉय ने पेपर को अमेरिकन ब्रेल में टाइप किया। हेलन को दूसरे सब्जेक्ट से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन उन्हें अलजेब्रा मुश्किल लग रहा था क्योंकि अमेरिकन ब्रेल के मैथ्स के सिंबल इंग्लिश से अलग थे। हेलन ने अलजेब्रा इंग्लिश ब्रेल में सीखा था। इस पर परेशानियों के बावजूद हेलन ने सभी रुकावट को पार किया और रेडक्लिफ कॉलेज ऑफ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी चली गई। हेलन खुश थी और नॉलेज पाने के लिए भूखी भी। उन्हें पता था कि उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन वो समझदार प्रोफेसर से सीखने के लिए एक्साइटेड थी। उन्हें यूनिवर्सिटी में जब सब चीज़ वंडरलैंड की तरह लग रहा था, लेकिन जल्दी उन्हें समझ आने लगा कि कॉलेज जाने के नुकसान भी हैं। सबसे बड़ा नुकसान था कि लेसन्स को याद करने और उनको याद करके दोहराने के लिए समय की कमी थी। हेलन खाली समय बैठकर ख्यालों में खो नहीं सकती थी। हाई स्पीड एजुकेशन सिस्टम में इमेजिनेशन कहीं पीछे छूट गया था। उन्हें इस बात का भी दुख हुआ था कि वह महान बुक्स के समझदार ऑथर्स से आमने सामने नहीं मिल पाई। हेलन सोचती थी कि एग्ज़ाम का प्रेशर समझ या अंडरस्टैंडिंग को इनकरेज नहीं करते या स्टूडेंट्स को सिर्फ ग्रेड्स के लिए पढ़ने के लिए इंस्पायर करते हैं। हेलन का मानना था कि पढ़ाई को आत्मा को छूना चाहिए, इसे सिर्फ आपके ब्रेन को पुश नहीं करना चाहिए। नॉलेज एक पावर है जिसे इंसान को खुशी के साथ हासिल करनी चाहिए। तो दोस्तों आइए चलते हैं अब चैप्टर नंबर 21, 22 और 23 की ओर। दोस्तों अपनी पूरी जिंदगी के दौरान हेलन ने पढ़ाई के लिए प्यार दिखाया। पढ़ाई उनके लिए शांति और खुशी लाती थी। वह 7 साल की थी जब उन्होंने पहली बार कहानियाँ पढ़ी थी। उसके बाद से उनके हाथ में जो भी किताब आई उससे उन्होंने जानकारी इकट्ठा की। जब हेलन परकिंस इंस्टीट्यूशन की लाइब्रेरी गई तब वो नई नई चीज़ों के बारे में जानने की खुशी से भर गई। एक के बाद एक बुक पढ़ती गई और जितना हो सके उतना अपने ब्रेन में जानकारी भरने की कोशिश की। वह हैडी और द अरेबियन नाइट्स जैसे क्लासिक्स पढ़कर खो जाया करती थी। जब हेलन बड़ी हुई तो वह हिस्टोरिकल बुक्स बहुत ज़्यादा पसंद करने लगी। खास तौर पर पुराने ग्रीक के बारे में लिखी बुक्स। उन्हें शेक्सपियर और उनके मैकबेथ और किंग लियर जैसे प्ले पसंद थे। उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी के दौरान बाइबल भी पढ़ी, जिसने उन्हें खुशी और इंस्पिरेशन दी। हेलन को लिटरेचर स्वर्ग की तरह लगता था। यह एक ऐसी जगह थी जहाँ उनकी डिसेबिलिटी उनके लिए रुकावट नहीं थी। बुक्स उनके लिए फ्रेंड्स जैसे थे जो उनके बिना किसी झिझक से बात कर सकते थे। बुक्स ने उन्हें प्यार और सादगी के बारे में सिखाया। पढ़ना ही हेलन की इकलौती हॉबी नहीं थी। उन्हें नेचर में बाहर रहना भी पसंद था। उन्हें स्विमिंग करना पसंद था और अक्सर वह अपने दोस्तों के साथ रोबोट के लिए जाती थी। उन्हें शहरों में ज़्यादा गांव का इलाका पसंद था। लोग उनसे पूछते थे कि वह दोनों में फ़र्क कैसे पहचानती है, तो वह कहती थी भले ही वह देख और सुन नहीं सकती, लेकिन उनका बाकी का शरीर पूरी तरह से जिंदा है। हेलन बुनाई करती थी, चेकर्स, चेस और कार्ड गेम्स खेलती थी। उन कार्ड्स पर ब्रेल मार्क्स होते थे जिनसे वह उन्हें पहचान सकती थी। हेलन आर्ट शो और म्यूजियम भी जाया करती थी। वह पेंटिंग्स को देख नहीं सकती थी, लेकिन उन्हें छू सकती थी। उनकी उंगलियां पेंटर की फीलिंग्स और इमोशंस को बखूबी महसूस कर सकती थी। उनकी स्टडी में एक पेंटिंग भी थी। हेलन को थिएटर में प्ले देखना भी बहुत अच्छा लगता था। स्टेज पर जो शो हो रहा होता था वह उन्हें बताया जाता था। हेलन को ऐसा महसूस होता था जैसे वह किसी इम्पोर्टेंट घटना को जी रही है। हेलन कई महान एक्टर्स और एक्ट्रेस से मिली। उनमें कुछ ने उनके लिए प्राइवेट प्ले में भी परफॉर्म किया। सीन को ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए हेलन उनके कॉस्ट्यूम को छूती थी और उनके इमोशंस को महसूस करती थी। हेलन की डॉक्टर अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के साथ गहरी दोस्ती थी। उन्होंने उन्हें मिस सलीवन से मिलवाया और अंधे और बहरे लोगों की पढ़ाई को लगातार प्रमोट करने में हिस्सा लिया। हेलन ने मार्क ट्वेन जैसे सिंगर्स के साथ को एंजॉय किया और उनकी ज़िंदगी से सीखा। हेलन ने अपने इंटरेस्ट और हॉबीज़ को एंजॉय किया, लेकिन उनकी ज़िंदगी में ऐसे कई अनगिनत पल भी थे जब वह दुख, शक और डर महसूस करती थी। लेकिन एजुकेशन, नेचर और आर्ट के जरिए वह भारी पलों को पार कर सकती थी। उन्हें दूसरों की नज़रों से दुनिया को एक्सपीरियंस करने में मज़ा आता था। तो दोस्तों इस समरी का कंक्लूजन निकलता है कि आपने सीखा कि कैसे हेलन केलर ने अपनी डिसेबिलिटी के बावजूद महान मुकाम हासिल किया। आपने सीखा कि बदलाव के लिए हिम्मत की ज़रूरत होती है। अपनी ज़िंदगी की रुकावटों का सामना करने और पहला कदम उठाने के लिए लगातार पक्के इरादों की ज़रूरत होती है। अपनी ज़िंदगी का रास्ता खोजते हुए आप अपने असली पोटेंशियल का भी पता लगा सकते हैं। आपने यह भी सीखा कि अगर आपके अंदर सीखने का पैशन है तो आप कभी भी ग्रो करना बंद नहीं करेंगे। एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन पाने की इच्छा आपको दुनिया के अजूबों में से रूबरू करवाएगी जो आपको हैरान कर देंगे।
आपने दोस्ती और वफादारी की इंपॉर्टेंस को भी सीखा। एक सच्चा दोस्त बदले में बिना कुछ पाने की उम्मीद के आपको सक्सेस की ऊंचाइयों तक पहुंचाने में मदद करेगा, लेकिन आपको हमेशा उनकी कोशिशों को स्वीकार करना होगा और उनके लिए थैंकफुल होना होगा। हेलन केलर की ऑटोग्राफी एक छोटी बच्ची की कहानी है जिसने मुश्किल हालातों में और चीज़ें उनके खिलाफ होने के बावजूद दुनिया में बदलाव लाने का जज्बा दिखाया। उन्होंने अपनी डिसेबिलिटी के बाद दुनिया में बहुत बड़ा योगदान दिया। वह दुनिया की पहली ऐसी अंधी और बहरी इंसान थी जिन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री हासिल की। उन्होंने डिसेबिलिटी से जूझ रहे लोगों के लिए कैंपेन किया। हेलन औरतों के वोट देने के हक, मजदूरों के हक और दुनिया में शांति लाने जैसे मुद्दों के लिए लड़ी। वो अमेरिकन सिविल लिबर्टीज यूनियन की एक फाउंडर मेंबर भी थी। हेलन केलर की प्रेसिडेंटल मेडल ऑफ फ्रीडम अवार्ड से नवाजा गया, जो यूएस के सबसे ऊंचे सिविलियन अवार्ड्स में से एक है। वो नेशनल वुमेन्स हॉल ऑफ फेम के लिए भी चुनी गई थी। अपनी ज़िंदगी के आखिरी सालों में हेलन को कई स्ट्रोक्स झेलने पड़े। अपने 88वें बर्थडे के कुछ हफ्ते पहले वह नींद में ही शांति में गुजर गई। उन्हें सम्मान देने के लिए वाशिंगटन नेशनल कैथेड्रल में एक सर्विस रखी गई थी। उनके जन्म स्थान और बचपन के घर को नेशनल हिस्टोरिक लैंडमार्क के रूप में प्रिजर्व किया गया। इसे एक म्यूजियम में बदल दिया गया है जहां हर साल हेलन केलर डे मनाया जाता है। दोस्तों, फाइनली अगर आप इस समरी के एंड तक पहुंच गए हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। बहुत ही कम लोग होते हैं जो नॉलेज के ऊपर टाइम इन्वेस्ट करते हैं। एनीवेज, हम ये बुक समरीज इसलिए बनाते हैं ताकि एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो बुक समरीज का जहां कोई बैरियर ना हो और जहां एक मजदूर से लेकर एक करोड़पति बिजनेसमैन तक सब बेस्ट आइडियाज सुन रहे हों और अपनी ग्रोथ के साथ साथ इंडिया को भी ग्रो कर रहे हों। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि बुक समरीज से आपके जीवन में कोई बदलाव आएगा, आप भी इससे मोटिवेट होंगे, तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अगर जो अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें और उनको भी ये चैनल सब्सक्राइब करवाएं ताकि उन्हें भी बेस्ट आइडियाज़ मिलते रहें। तो दोस्तों, जल्द ही आपसे दोबारा मिलेंगे एक नई बुक समरी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।